युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती, मैं आपको इस चैनल पर जीएस पढ़ाता हूं। इस समय मैं आपको इतिहास और साथ ही साथ मैं एनटीपीसी से संबंधित वीडियो लेके आ रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारी एनटीपीसी से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, जो आपको एक वीडियो एक नंबर देने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आज का हमारा मुद्दा है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको इसमें सिख धर्म या फिर मैंने जो कंपनियां थी, भारत में कंपनियों का आगमन, इससे संबंधित वीडियो दी थी। और कंपनियों के आगमन से या कंपनी से संबंधित ये लास्ट वीडियो है। और कंपनी में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं फ्रांसीसी कंपनी। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। यदि आप इसे शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो पूरे कर्नाटक के युद्ध और साथ ही फ्रांसीसी कंपनी से जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही आसान तरीके से आप उन्हें कर पाएंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर मैं बात करूं फ्रांसीसी कंपनी, अगर फ्रांसीसी कंपनी, मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी कंपनी से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या फिर कंपनियों से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रम से, कि क्रम यानी कंपनियों का क्रम मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया। यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो पड़ी हुई हैं। अगर आप देखो क्रम से, उसके बाद मैंने बताया हमें गवर्नर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा मैंने बताया कि केंद्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर कंपनियों से बनते हैं, ये आपको पढ़ने चाहिए। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, यहाँ तक कि पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं आज हम फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी का जो गठन की बात की जाए कि फ्रांसीसी कंपनी कब बनी थी, तो आपको बताना है कि 1664 में इस कंपनी का निर्माण किया गया था। फ्रांस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस समय फ्रांसीसी कंपनी बनाई गई थी उस समय फ्रांस के राजा कौन थे। फ्रांस के राजा अगर पूछ लिया जाए फ्रांस के राजा कौन थे, तो आपको आंसर देना है कि लुई 14 फ्रांस के राजा थे, यानी लुई 14वां फ्रांस का राजा था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि जिस समय फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ उस समय फ्रांस के राजा कौन थे, तो आपको बताना है कि लुई 14। और कंपनी बनाने का श्रेय, फ्रांसीसी कंपनी बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो आपको बताना है कोलबर्ट को जाता है। कोलबर्ट को जाता है। कोलबर्ट फ्रांसीसी कंपनी का गठन करता है। कोलबर्ट को श्रेय जाता है कि फ्रांसीसी राजा कौन थे, मैंने बताया लुई 14। और किसने बनाया, तो आपको बताना है कोलबर्ट का श्रेय जाता है कि कंपनी निर्मित करने में सबसे अहम योगदान इन्हीं का माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था, जिसे मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना गया। और वो 1608 में भारत आई। जब 1600 में बनाई गई थी, लेकिन 1608 में वो भारत आई थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ फ्रांसीसी कंपनी की, तो लुई 14 राजा थे और जिसने इसका निर्माण किया, महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनका नाम है कोलबर्ट, जिनको बहुत ही श्रेय दिया जाता है। अब मैं बात करता हूं केंद्र की। बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये केंद्र मैंने कहा था कि खास हो जाते हैं केंद्र को आपको ठीक से अच्छे से इसे पढ़ना है। केंद्र की अगर मैं बात करूं तो केंद्र, अगर आप देखोगे, अंग्रेजों की भी पहली फैक्ट्री या केंद्र कहोगे, अंग्रेजों की भी पहली फैक्ट्री अगर मैं बात करूं तो ये जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी ये सूरत में खोली गई थी। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी। ये कब खोली गई, तो 1668 में अंग्रेजों की खोली गई थी सूरत में, और फ्रांसीसी की भी सूरत में खोली गई है। अगर बात करें फ्रांसीसियों की तो ये 1668 है। अगर बात करूं क्या दूसरी फैक्ट्री, ये मछलीपट्टनम में खोली गई है ना, मछलीपट्टनम में खोली गई है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, तो आपको बताना है सूरत में खोली गई है। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, 1674 एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन एक व्यक्ति है, जो फ्रांसिस मार्टिन है।
फ्रांसिस मार्टिन ने ही पोंडिचेरी की स्थापना की है। यानी पोंडिचेरी किसने बनाया, तो आपको बताना है, उसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मुंबई के बारे में बताया था कि मुंबई अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी तक कैसे पहुंचा। मैंने फिर बताया था कि मद्रास कैसे बना। उसी के साथ मैंने कलकत्ता की बात की थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी से बात है, अंग्रेजों से बात है। लेकिन यहाँ पर जो है फ्रांसिस मार्टिन, ये फ्रांसीसी हैं, इन्होंने पोंडिचेरी की स्थापना की है। यानी पोंडिचेरी अगर आप देखोगे ये फ्रांसीसी कंपनी के अंडर में था। 1954 में फ्रांसीसी पोंडिचेरी को छोड़कर गए थे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में हमारे देश का संविधान बना या लागू हुआ। तो जैसे ये लागू हुआ उसके बाद तक भी भारत का जो पोंडिचेरी हिस्सा था वो फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन 1954 में जो फ्रांसीसी थे पोंडिचेरी को छोड़कर चले गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1761 में जो गोवा था, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। तो इस तरीके से फ्रांसीसियों ने भी पोंडिचेरी को 1954 में छोड़ा है। लेकिन ये जो बनाया गया था फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1674 में इसकी बात की गई थी। तो ये सारी चीज़ें फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित थी। फ्रांसीसी कंपनी से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं गवर्नर की बात करूँ तो कुछ गवर्नर हैं, जैसे डुप्ले है, उसके बाद आप देखो गोडेहू है, काउंट दे लाली है। इनका सबसे अहम योगदान अगर आप देखोगे फ्रांसीसी कंपनी में कर्नाटक के युद्ध में रहा है। तो अगला टॉपिक हमारा इससे संबंधित कर्नाटक के युद्ध हैं, कैसे कैसे हुए, किन के बीच हुए और क्यों हो रहे हैं, सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है कि कर्नाटक के युद्ध से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए तो शुरू करते हैं कर्नाटक के युद्ध। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ और आगे मैं शुरुआत करता हूँ कर्नाटक के युद्ध की। कर्नाटक के युद्ध में अगर आप देखोगे, मैं ऊपर से ही लिखना शुरू करता हूँ, तो कर्नाटक के युद्ध खास हो जाते हैं मॉडर्न इतिहास के दृष्टि से। अगर आप देखोगे कर्नाटक के युद्ध, अगर मैं बात करूं कि कर्नाटक के युद्ध होने के कारण क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए ना कि कर्नाटक के युद्ध का कारण क्या है, क्यों कर्नाटक के युद्ध हो रहे हैं। कर्नाटक के युद्ध क्यों हुए, तो इसके मैं दो कारण आपको कर्नाटक के युद्ध के बताने वाला हूं। कर्नाटक के युद्ध के दो कारण अगर आप देखोगे, एक कारण कर्नाटक के युद्ध का है मुख्य कारण। कर्नाटक के युद्ध का मुख्य कारण क्या था और कर्नाटक के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण मतलब तत्कालीन युद्ध कैसे छिड़ गया और इसका मुख्य कारण यानी कि इसकी जड़ क्या थी कर्नाटक के युद्ध की। तो ध्यान से सुने। पहली बात ये, जो कर्नाटक के युद्ध हैं अगर आप देखोगे ये दोनों के बीच में हुए हैं, एक फ्रांसीसी कंपनी के बीच में, आगे मैं समझा दूंगा, फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजों के बीच में ये कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। लेकिन मुख्य कारणों की अगर मैं बात करता हूं तो मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण, एक ही कारण निकल के आता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध यानी अगर आप देखोगे ऑस्ट्रिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वर्तमान में, अगर आप देखोगे ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ये यूरोप की एक तरीके से कंट्री है। और लेकिन ध्यान देने वाली बात है, उस समय जब मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के युद्ध की, 1740 से पहले की ये बात है। और उस समय जो ऑस्ट्रिया थी, ध्यान से सुनना इस बात को, ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, राजा की मृत्यु हो गई तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक जंग थी कि हम ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार बनना चाहते हैं। प्रत्येक में यह था
कि मेरे अंडर में, मतलब कि मेरे अधिकार क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया आ जाए। फ्रांस भी चाहता था और ब्रिटेन भी चाहता था। तो दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह युद्ध था कि दोनों मतलब कि एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को चाहते थे कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में रहे, जिसका परिणाम क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत में भी इसके प्रभाव देखने को मिले। उसी प्रभाव का परिणाम था ये कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक के युद्ध की मैं बात करूं तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। तीनों युद्ध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा यहां पर मैं कारण बताना चाहता हूं तुम्हें। जो कारण था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ये तुम्हें याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध ये मुख्य कारणों में समाहित होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तत्कालीन कारण की, तो कर्नाटक के तत्कालीन कारण था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों को ये कह सकते हो इस तरीके से, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों को लूट लिया था और लूटने के कारण परिणाम क्या हुआ कि दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। लेकिन मुख्य कारणों की बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध ही आता है। तो ये मुख्य कारण तुम्हें याद रखना है, तत्कालीन कारण याद रखने, जो भी पूछा जाए आपको उसी तरीके से क्या करना है, ये जवाब देना है। तो ये तुम्हें याद रखना था। उसके बाद में कर्नाटक के युद्ध की बात करता हूँ, इसे मैं यफ कर देता हूँ। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, लिख के याद करो, अच्छा यह रहेगा। आप इन्हें लिख लें, नोट्स बनाते रहें मॉडर्न के। मैं मॉडर्न आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इस चीज़ में बने रहें, हमारी वीडियो में बने रहें, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, अगर कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करूं, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की मैं बात करूं तो प्रथम युद्ध कब हुआ, सबसे पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कि ये अगर आप देखोगे ये युद्ध हुआ है 1746 से लेकर 1748 के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ है। मैंने कहा दोनों के बीच, अगर पूछा है कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए तो तुम्हें बताना है फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुए हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, जो कर्नाटक के युद्ध थे अगर आप देखोगे इसमें 2 खेमे थे, है ना। मैंने कहा एक तरफ थे फ्रांसीसी कंपनी, एक तरफ थी फ्रांसीसी कंपनी, है ना, और एक तरफ थी अंग्रेजी कंपनी, एक तरफ थी अंग्रेजी कंपनी। ये आपको याद रखना है। दोनों के बीच प्रथम हो या कोई सा भी युद्ध दोनों के बीच हो रहा है, तो इसी को कह रहे हैं कि युद्ध दोनों के बीच क्या हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है। यानी फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजी कंपनी के बीच शुरुआत इस तरीके से हुई। अगर आप देखो कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है सैंट टोमे नामक स्थान, ध्यान से सुने, सैंट टोमे नामक स्थान है जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है। कर्नाटक, है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और ये कर्नाटक के नवाब हैं। अगर आप देखो कर्नाटक के नवाब जिनका नाम है अनवरुद्दीन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा अनवरुद्दीन। जो अनवरुद्दीन है कर्नाटक के नवाब, अनवरुद्दीन पर अगर आप देखोगे डुप्ले आक्रमण कर देते हैं। डुप्ले बहुत ही फेमस नाम है डुप्ले। ये फ्रांसीसी गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर जिनका नाम क्या है, डुप्ले। और इन पर आक्रमण, डुप्ले क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, डुप्ले बहुत ही फेमस हैं जो कि आक्रमण कर देते हैं अनवरुद्दीन पर। मैंने कहा ये आक्रमण कर देते हैं अनवरुद्दीन पर और अनवरुद्दीन को हरा देते हैं। और हारने के बाद क्या होता है, मैंने कहा कि फ्रांसीसी कंपनी मैंने कहा फ्रांसीसी कंपनी अनवरुद्दीन मतलब कि एक तरीके से हरा देती है, तो अनवरुद्दीन की तरफ से कौन आ जाते हैं, ये अंग्रेज आ जाते हैं। यानी आप देखोगे अंग्रेज आ जाते हैं, अनवरुद्दीन इनकी तरफ से जो सेनापति का काम करते हैं, सेनापति का जो काम करते हैं वो कैप्टन पैराडाइज हैं। कैप्टन पैराडाइज मतलब इनकी तरफ से आते हैं, पैराडाइज यानी कि अंग्रेजों की तरफ से, यानी अनवरुद्दीन की सहायता, यानी कि इनके मित्र हैं
मोहम्मद अली करके, मतलब इनके एक दोस्त हैं, किनके दोस्त, अनवरुद्दीन के। वो अंग्रेज़ों से कहते हैं कि जो फ्रांसीसी कंपनी हम पे आक्रमण कर रही है तो हमारी मदद कीजिए। तो उनकी सहायता के लिए मतलब मोहम्मद अली आ जाते हैं। तो एक तरफ से अगर आप देखोगे अनवरुद्दीन के दामाद हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, अनवरुद्दीन के दामाद हैं जिनका नाम क्या है, चंदा साहिब। चंदा साहिब भी बनना चाहते हैं यहाँ के क्या, नवाब, कर्नाटक के नवाब बनना चाहते हैं। ये फ्रांसीसी कंपनी की तरफ हो जाते हैं। दोनों खेमों में बढ़ जाती है युद्ध। तो भारत के अंदर इनके बीच ही आपस में लड़ाई हो रही है, कर्नाटक को मैं लूँ, उसका फ़ायदा ये कंपनी उठा लेती है। एक तरफ कंपनी का युद्ध और एक तरफ कर्नाटक के नवाबों का युद्ध भी कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। जैसे आप देखोगे फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से, मैंने कहा इसमें जो सेनापति या फिर गवर्नर थे, आप याद रखना, वो थे डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर की मैं बात करूं तो गवर्नर का नाम है डुप्ले। इधर फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले, अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन पैराडाइज है। दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। तो कुछ ना कुछ क्या निकला होगा, परिणाम निकला होगा। परिणाम में क्या हुआ कि पहले जब युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान ही जो अंग्रेजों का एक मद्रास था, आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लिया था। तो मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, आपको इसे लिख लेना इस नोट पॉइंट करके कि मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान ही कौन कब्जा कर लेते हैं, ये डुप्ले कब्जा कर लेता है। उसके बाद कब्जा करने के बाद परिणाम क्या होता है, सीधी सी बात है, यहाँ पर परिणाम होता है कि डुप्ले जीत जाता है, यानी कि जीत जाते हैं, है ना, या जाता है, डुप्ले जीत जाता है और अंग्रेज हार जाते हैं। और उसके बाद परिणाम दूसरा क्या होता है, यहाँ पर संधि होती है जिसे बोलते हैं, ध्यान से सुनो, कितनी बार पूछी जा चुकी है, एक्स ला सापेल की संधि। पूछा जाएगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस से समाप्त हुआ, तो आपको बताना है ये एक्स ला सापेल की संधि से समाप्त हुआ। कर्नाटक का युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, एक्स ला सापेल, हिंदी में एक्स ला चापेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अच्छा शब्द है वो एक्स ला सापेल ही होगा। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था एक्स ला सापेल। इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध को एक नाम और दिया जाता है सैन टोमे का युद्ध, यानी कि सैन टोमे का युद्ध इसलिए दिया गया क्योंकि ये सैन टोमे नामक स्थान पर हुआ था। सैन टोमे का युद्ध, इसको सैन टोमे का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि अनवरुद्दीन को यहीं पर मतलब इन्होंने हराया था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस तरीके से हुआ, मैंने कहा मद्रास पहले तो कब्जा कर लेता है कौन, फ्रांसीसी, और एक्स ला सापेल संधि के माध्यम से मद्रास को पुनः अंग्रेजों को दे दिया जाता है। तो शुरुआत में फ्रांसीसी कंपनी ने जीत लिया था मद्रास को, लेकिन एक्स ला सापेल संधि के माध्यम से वापस दिया जाता। तो कर्नाटक का ये प्रथम युद्ध था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया। आपको बशर्ते एक एक चीज़ें याद रखनी होगी, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में चलते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ, रफ करने से पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक के इसके नोट्स बना सकते हैं। मैं रफ कर रहा हूँ इसको। तो आपके लिए हम अच्छी वीडियो ला रहे हैं जिससे आपका ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये समाप्त हो जाएगा, और जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, क्योंकि कर्नाटक के युद्ध छोड़िए पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लगभग 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट एनटीपीसी में बहुत ही खास है मेरे लिए। तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, सब एग्ज़ाम के लिए जनरली तैयारी मैं आपको इसके माध्यम से करा रहा हूँ। बात करता हूँ, मैंने प्रथम युद्ध बताया और मैं बात कर रहा हूँ द्वितीय युद्ध की। द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ है ये 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ है। तो एक तो मैंने युद्ध बता ही दिया, 46 से लेकर 48 तक, ये 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। मैंने कहा ये बताने की आवश्यकता नहीं है किन किन के बीच हुआ है। एक तरफ अगर आप देखोगे कर्नाटक के युद्ध में, एक तरफ वही फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे इसमें अंग्रेजी कंपनी है, अंग्रेजी कंपनी, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो
EIC मतलब कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ आप कह सकते हो फ्रांसीसी कंपनी। दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। कब हो रहा है मैंने सारी चीज़ें बता दी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मतलब कि शुरुआत में तो ये डुप्ले होते हैं, डुप्ले ही हैं, पहले भी डुप्ले थे। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है जी। पहले तो यहाँ पर पैराडाइज ही थे, लेकिन उसके बाद 1751 में यहाँ पर गवर्नर आ जाते हैं, कंपनी के नए गवर्नर बना के भेजे जाते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव को भेजा जाता है गवर्नर, मैंने कहा लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आते हैं भारत के अंदर, तो ये समझ लीजिए अंग्रेजों का भाग्य ही बदल जाता है। आप देखोगे इन्होंने इतने युद्ध लड़े, प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो या इलाहाबाद की संधि हो, उसके माध्यम से भारत के अंदर जो शासन की शुरुआत करने की जो नींव रखी है वो लॉर्ड क्लाइव ने रखा है। इतना मानिए कि अंग्रेजी लोग इन्हें अंग्रेजों की बुद्धि के नाम से मतलब बोला करते थे कि ये अंग्रेजों की बुद्धि है। और इन्हें विलियम पिट मतलब जो इतिहासकार है उन्होंने कहा है कि जो लॉर्ड क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव है, ये स्वर्ग से उत्पन्न नायक है। तो स्वर्ग से उत्पन्न नायक इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के शासन की जो जमीन तलाश की है, जो अंग्रेजों का शासन भारत में मतलब कि जो बैठाया, जो स्थापना की है, वो सब श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आए तो इनका भाग्य बदल गया। और ऐसा क्या हुआ, परिणाम क्या निकलता है, परिणाम अगर आप देखोगे यहाँ पर बदल गया सब कुछ। और यहाँ पर एक ना कि डुप्ले हार गए, जहाँ डुप्ले जीत रहे थे अब क्या हुआ, डुप्ले हार गए। और फ्रांसीसी कंपनी को लगा कि यहाँ पे दूसरे गवर्नर आने चाहिए, और इन्होंने फ्रांसीसी कंपनी के जो नए गवर्नर हैं, फ्रांसीसी कंपनी के नए जो गवर्नर बनाए गए उनका नाम था गोडेहू। तो गोडेहू इस फ्रांसीसी कंपनी के नए गवर्नर आए, जिन्हें गोडेहू कहा गया। पहले मैंने बताया था डुप्ले हैं, दूसरे जो आए हैं वो कौन आए हैं, ये गोडेहू आए हैं। इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि इन्होंने गोडेहू ने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव के साथ मिलकर जो तीसरे परिणाम में इन्होंने एक संधि की। संधि का नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पोंडिचेरी की संधि इन्होंने की है, जिसके माध्यम से जितने भी विवाद था उस विवाद को गोडेहू ने लॉर्ड क्लाइव के साथ मिलकर समाप्त किया। पूछा जाता है ये संधि कब हुई, तो 1755 में हुई है। मैंने कहा प्रथम युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, तो ये तुम्हें बताना है एक्स-ला-शापेल की संधि के माध्यम से। दूसरा युद्ध किसके माध्यम से समाप्त हुआ, कौन सी संधि थी, तब आपको बताना है कि पोंडिचेरी की संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त हुआ था। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। कंपटीशन इतने हाई लेवल का है, ना जाने कितने लोग इस एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम के क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म के दौरान फॉर्म भरना और तैयारी करना, और तैयारी करने के बाद नौकरी लेना, तो ये एक चरण होता है। इस चरण को आपको छूना पड़ेगा। तो छूने के लिए आपको पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, है ना, इस तैयारी को करना पड़ेगा। तो मेरा मानना यही है कि आप पहले अच्छे से सिलेबस को तैयार करें, और सिलेबस तैयार करने के बाद आप एग्ज़ाम देते रहें, दिल से ना लगाएं। जब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी तो एग्ज़ाम निकलने भी आपके तैयार हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम आगे। मैंने कहा ये युद्ध कैसे कैसे हुआ, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। बात करते हैं तीसरे युद्ध की, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मैं चलता हूँ फिर, ठीक, रफ कर देता हूँ मैं। तो तीसरा युद्ध है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जिसको हम कहते हैं, या मैं कह सकता हूँ तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध सबसे पहले बात तो ये कब हुआ, तो ये तुम्हें याद रखना है कि 1700 से लेकर 1763 तक, यानी लगभग मान के चलो ये कितने वर्ष चला है, ये 7 वर्षों तक चला है। कितने वर्ष चला है, 7 वर्षों तक, जिसको कह सकते हैं हम सप्तवर्षीय युद्ध। ये 7 वर्षों तक चला, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तृतीय युद्ध 7 वर्षों तक आप लगा सकते हो, आंकड़े को जोड़ सकते हो, तो सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और इस ये स्थान था, नाम था स्थान का
वांडीवास। जिस स्थान पर ये हुआ था उसका नाम था वांडीवास, इसलिए इसको वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं। इसलिए इसको वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं। तो तीसरा युद्ध है, मैंने बताया था कि 7 वर्ष तक चला, सप्तवर्षीय वांडीवास का युद्ध, इसलिए क्योंकि वांडीवास नामक स्थान पर हुआ था। ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि जो प्रथम युद्ध था उसे सैंटोमे नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए उस युद्ध को सैंटोमे का युद्ध कहा गया। एक अंबर था, सेकंड वाला मैंने शायद बताया नहीं, तो आप लिख लेना कि जो सेकंड युद्ध था उसको अंबर का युद्ध भी कहा जाता है। अंबर का युद्ध द्वितीय युद्ध था, अंबर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा युद्ध है सप्तवर्षीय और वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ये किन किन के बीच हुआ था, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ दोनों युद्धों में पिछले कि फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था और दूसरी था अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। कब हुआ? 1756 से लेकर 1763 के बीच में ये युद्ध हुआ है। फ्रांसीसी कंपनी, मैंने कहा था प्रथम युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, दूसरे में गोडेहू थे और तीसरे में फ्रांसीसी गवर्नर चेंज हो जाते हैं जिनका नाम है काउंट द लाली। काउंट द लाली नाम से ही देखो, है ना। तो काउंट द लाली जो है ये फ्रांसीसी गवर्नर है, ये फ्रांसीसी गवर्नर थे इस समय जिस समय तीसरा युद्ध हुआ था कर्नाटक का। और एक तरफ आप देखोगे अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी में अगर आप देखोगे इधर से वैसे गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइवी हैं, गवर्नर तो भैया लॉर्ड क्लाइवी हैं, लेकिन अगर आप देखोगे इनके जो सेनापति का काम कर रहे हैं उनका नाम है आयरकूट। आयरकूट और आयरकूट ने कूट दिया। यानी अगर आप देखोगे फ्रांसीसी कंपनी को आयरकूट ने कूट दिया, यानी सीधी सी बात है, यानी अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः जीत गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को भी कंपनी विजयी हुई। विजयी मतलब कि जीत गई। तो परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध को जीता गया आयरकूट के द्वारा। सेनापति का काम इन्होंने यहाँ पर किया था। तो ये सब लॉर्ड क्लाइव की बदौलत ही है कि जो फ्रांसीसी कंपनी है उसको हारना पड़ा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे इस युद्ध के दौरान ही क्या हुआ था कि जो पोंडिचेरी वाला भाग था, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि फ्रांसीसियों ने पोंडिचेरी, तभी कहा था इसको ध्यान रखना, जो पोंडिचेरी है 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने स्थापना की थी और इस तृतीय युद्ध में अंग्रेजों ने पोंडिचेरी को छीन लिया था। अंग्रेजों ने या वांडीवास के युद्ध में, सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेजों ने पोंडिचेरी को छीन लिया था। परिणाम क्या हुआ? फिर परिणाम अगर आप देखोगे, मैं इधर लिख देता हूँ, दूसरा परिणाम संधि हुई और संधि में क्या हुआ जिसका नाम था पेरिस की संधि। यानी दोनों देशों ने पेरिस में बैठकर बात की, क्योंकि फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में ये संधि हुई है और संधि के माध्यम से इन्होंने क्या किया, दोनों के बीच समझौता करा दिया। और ये जो फ्रांसीसी एक तरीके से अंग्रेजों से अब कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से व्यापारिक कंपटीशन इनमें था। लेकिन अंग्रेजी कंपनी ने एकाधिकार अपना ही भारत पर कर लिया था, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी भी कुछ ना कुछ छुटपुट व्यापार करती थी, लेकिन मुख्यतः व्यापार जो था वो अंग्रेजी ही कंपनी का भारत पर हुआ है। इन्होंने अपनी मोनोपोली या फिर इन्होंने अपना एकाधिकार भारतीय व्यापार पर कर लिया था। अब से पूछा जा सकता है कि जो तीसरा युद्ध कर्नाटक का वो किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो आपको बताना है पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। जो पोंडिचेरी अंग्रेजों ने, मैंने कहा था जो पोंडिचेरी अंग्रेजों ने छीना था वो पुनः वापस कर दिया गया। वो पेरिस की संधि से पुनः वापस कर दिया गया। ये संधि भी अगर आप देखोगे, युद्ध समाप्त हुआ 1763 में, किसके माध्यम? मैंने कहा ना 1756-63, तो पेरिस की संधि 1763 में हुई है। केवल चंद्रनगर को छोड़कर, इस संधि के माध्यम से चंद्रनगर को छोड़कर सभी के सभी क्षेत्र अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनियों को दे दिए। केवल चंद्रनगर अपने पास रखा, जिसमें अगर आप देखोगे पोंडिचेरी भी था। पोंडिचेरी ये वापस फ्रांसीसी कंपनी को दिया।
केवल मैंने कह रहा हूँ कि चंद्रनगर को छोड़कर सभी क्षेत्र वापस दे दिए थे अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को। मैंने एक बार से इसका ब्रीफ में बताता हूँ। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। मुख्य कारणों में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध है। तत्कालीन कारणों में अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसी बेड़ों को या जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया था। उसके बाद कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, जिसे सैन टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा था कि दोनों के बीच फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। एक तरफ डुप्ले थे तो एक तरफ आप देखोगे कैप्टन पैराडाइज थे, लेकिन डुप्ले ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से परास्त किया था इस युद्ध में, और उसका परिणाम क्या हुआ, संधि के माध्यम से इस युद्ध को समाप्त किया गया, जिसमें संधि का नाम था एक्सला-शापिल की संधि। दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ, उसमें पौंडचेरी के संधि के माध्यम से समाप्त किया गया, और दूसरा युद्ध ही ऐसा कर्नाटक का युद्ध था जिसमें अंग्रेजों का भारत में संस्थापक जो कहे जाते हैं लॉर्ड क्लाइव का प्रवेश हुआ था। तो लॉर्ड क्लाइव का प्रवेश द्वितीय युद्ध में, और तीसरे युद्ध की जो संधि थी जिसका नाम था पेरिस की संधि। द्वितीय युद्ध में पौंडचेरी की संधि, तृतीय युद्ध में पेरिस की संधि थी, और इन तीनों युद्धों के माध्यम से अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच ये लड़ाई रही थी। लेकिन इस लड़ाई के बाद सीधा सा अंग्रेजों का व्यापार भारत में होना शुरू हो गया। इधर ये यहाँ पर लड़ रहे हैं, उधर बंगाल में भी अपनी ये कि अपने आप को ये मजबूत कर रहे हैं। बंगाल में अगर आप देखोगे, बंगाल में जो बंगाल के नवाब है, ये कर्नाटक की बात थी, बंगाल के जो नवाब हैं उनसे भी इनके युद्ध हुए हैं, और बंगाल में इन्होंने सबसे पहले शासन शुरू किया है। आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले शासन शुरू किया, तो आपको बताना है कि वो अंग्रेज कि बंगाल में था। और बंगाल ही ऐसा क्षेत्र है, बंगाल ही ऐसा प्रांत है जो अंग्रेजों से सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसी कंपनी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, मुझे निश्चित ही लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। यदि आप ऐसे जो आपके मित्र हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं जीएस को, तो आप हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं समझता हूँ उन लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आपको वो दुआएं देंगे कि आपने कि ऐसा चैनल बताया जिससे हम चुटकियों में जीएस को याद कर लेते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे, अभी आपने अगर अब शुरुआत की है जीएस पढ़ने की, तो एक तरीके से ये शुरुआत है तुम्हारी। धीरे धीरे, यानी कि कली होती है ना, जिस प्रकार से कली खिलने में, फूल बनने में थोड़ा समय लगता है, ऐसी यदि आप शुरुआत करते हैं यहाँ पर कंपटीशन की या फिर जीएस पढ़ने की, तो धीरे धीरे देखना एक बार ये फूल खिल जाएगा। वैसे भी सरकार भी फूल खिला हुआ कमल की है, लेकिन मैं बात करता हूँ अगर आप देखोगे आप भी कली से फूल बन जाओगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा मेरे साथ टाइम देना पड़ेगा। निश्चित ही मैं वादा करता हूँ आपको मेरे साथ पढ़कर एक गर्व फील होगा और आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं होगा। आप अच्छा लगेगा आपको पढ़कर, आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आपसे गुजारिश है, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी आप भी हमारी हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।